अस्सलामुअलैकुम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लास्ट जो है वो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर के, विच इज़ PaO पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन। क्रैब साइकिल पढ़ेंगे और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ेंगे इसके अंदर। तो बेटा लास्ट लेक्चर में ना आपने ये पढ़ा कि ग्लाइकोलिसिस होती है और किस तरह ग्लूकोज के एक मालिक्यूल से दो पायरोविक एसिड्स बनते हैं। तो पायरोविक एसिड जो बनते हैं हमने पढ़ा था जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, तो या तो ये पायरोविक एसिड टूटेगा और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करेगा, या फिर ये पायरोविक एसिड जो है वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करता है। ये दोनों थी टाइप्स एनारोबिक रेस्पिरेशन की। उसके बाद आता है कि जब एरोबिकली पायरोविक एसिड ने ब्रेक डाउन करनी होती है तो पायरोविक एसिड की पहले ऑक्सीडेशन होगी और फिर उसके बाद वो क्रैब साइकिल करेगा और मैक्सिमम एनर्जी जो है वो हमें देगा। तो पायरोविक एसिड जो है वो सबसे पहले जो है वो एंटर होता है। इसको अगर इसकी मज़ीद इससे हमने एनर्जी लेनी है, इससे मैक्सिमम एनर्जी लेनी है, तो इसको माइटोकॉन्ड्रिया में पहले जो है वो मूव करना पड़ेगा। तो पायरोविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर इसकी जो है वो ऑक्सीडेशन होती है। 3 कार्बन वाला पायरोविक एसिड कन्वर्ट होता है 2 कार्बन वाले एसिटाइल कोवे के अंदर। तो इस ड्यूरिंग होगा क्या कि पायरोविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू 2 कार्बन एसिटाइल कोएंजाइम। एसिटिक एसिड बनता है और एसिटिक एसिड के अंदर जो है वो कोए ऐड होता है, एक कोएंजाइम ऐड होगा और एसिटिक एसिड बन जाएगा। और 3 कार्बन में से जो 2 कार्बन है, एक कार्बन निकला है, वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिलीज़ हो जाएगी और इससे जो है वो बाहर आ जाएगी। पायरोविक एसिड इज़ कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोए और इस ड्यूरिंग 1 मॉलिक्यूल बना कार्बन डाइऑक्साइड का। और क्या होगा, एक जो है वो NAD से NAD पॉजिटिव से NADH2 बनेगा और एक NADH2 बना और कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल बना। तो ये हुआ क्या है, बेसिकली ये ऑक्सीडेशन हुई है, रिमूवल हुआ हाइड्रोजन्स का फ्रॉम द पायरोविक एसिड एंड रिमूवल ऑफ कार्बन। इसको हम कहेंगे, ये तो जो रिमूव हुए हैं ना हाइड्रोजन्स पायरोविक एसिड से और NAD पॉजिटिव ने पिकअप करके NADH2 बना दिए, तो इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, यहाँ पर क्या हुई है, ऑक्सीडेशन। दूसरा यहाँ पर डी कार्बोक्सिलेशन भी हुई है, पायरोविक एसिड से और कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल भी रिमूव हुआ है। क्लियर है। अब होता क्या है कि दिस टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। पायरोविक ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हो रही होती है। 2 पायरोवेट के मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट होते हैं 2 एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल्स के अंदर बाय द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 2 जो है वो NADH मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हैं। यहाँ तो एक की बात कर रहे हैं ना, पायरोविक एसिड, एक पायरोविक एसिड की बात हो रही है, लेकिन पायरोविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल होते हैं, तो 2 मॉलिक्यूल से 2 NADH2 बनेंगे और 2 जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, सिंथेसाइज होंगे बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ पायरोविक एसिड मॉलिक्यूल। कोए जो है वो ऐड होता है एसिटिक एसिड के अंदर, तो ये क्या बन जाता है, एसिटाइल कोए। ये इसको हम एक्टिव एसीटेट भी कहते हैं। ये एक्टिव एसीटेट फिर क्रैब साइकिल जो होता है ना उसको स्टार्ट करवाता है। ठीक है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर होगा बाय द डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स। जी, तो पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन हुई, एसिटाइल कोए बन गया। अब एसिटाइल कोए क्या है, एक एक्टिव एसीटेट है। ये एक्टिव एसीटेट जो है वो अब क्रैब साइकिल करेगा, क्रैब साइकिल के अंदर जो है वो एंटर होगा। यहाँ पर सारी जो है वो पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन हुई, एसीटेट बना है और अब ये एसीटेट जो है या एसिटाइल कोए जो है, जो एक्टिव फॉर्म है, ये एंटर होगा क्रैब साइकिल के अंदर। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स होता है उसके जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है वो होता क्या है, बेसिकली जो एसिटाइल कोए है ये पहले से मौजूद होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मॉलिक्यूल, जिसको हम कहते हैं ऑक्सैलो एसीटेट। किसके साथ, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सैलो एसीटेट। ऑक्सैलो एसीटेट, इस एक्सैलो एसीटेट के साथ क्या होगा, एक्सैलो एसीटेट में कितने कार्बन होते हैं, एक्सैलो एसीटेट के अंदर 4 कार्बन होते हैं। 4 कार्बन ऑक्सैलो एसीटेट कंबाइन होगा 2 कार्बन एसिटाइल कोए के साथ और 6 कार्बन का एक मॉलिक्यूल बनेगा जिसको हम कहेंगे सिट्रेट। अब जब ये रिएक्शन होता है, एसिटाइल कोए ऐड होता है एक्सैलो एसीटेट के साथ, तो उसमें वाटर का एक मॉलिक्यूल ऐड होगा और कोए इस यहाँ से रिमूव हो जाएगा और 6 कार्बन कंपाउंड सिट्रेट बन जाएगा। अब इस रिएक्शन को भी क्या कर रहे होते हैं, जो मुख्तलिफ
एंजाइम्स होते हैं वो कैटालाइज कर रहे होते हैं। एक्सैलोएसीटेट 4 कार्बन कंपाउंड एंड एसिटाइल कोए 2 कार्बन कंपाउंड, दोनों कंबाइन होंगे और 6 कार्बन कंपाउंड सिट्रेट जो है वो बन जाएगा। अब सिट्रेट जो है वो एक और एंजाइम के थ्रू जो है वो अपने एक आइसोमर के अंदर कन्वर्ट होगा जिसको हम कहते हैं आइसोसिट्रेट। आइसोसिट्रेट की ऑक्सीडेशन होगी, आइसोसिट्रेट की क्या होनी है, ऑक्सीडेशन होनी है और डी कार्बोक्सिलेशन भी होनी। ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन होगी, ए आइसोसिट्रेट में से हाइड्रोजन रिमूव होंगे, एक NaDH2 बनेगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी रिमूव होगी, तो 6 कार्बन आइसोसिट्रेट कन्वर्ट हो जाएगा 5 कार्बन अल्फ़ा कीटो ग्लूटरेट के अंदर। और अल्फ़ा कीटो जो ग्लूटरेट है इसकी भी फर्दर क्या होगी, डी कार्बोक्सिलेशन भी होगी और साथ साथ ऑक्सीडेशन भी होगी। अब डी अल्फ़ा कीटो ग्लूटरेट से भी हाइड्रोजन रिमूव होगा और NaDH2 बनेगा और साथ में एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बनेगा। उसके बाद जो अल्फ़ा कीटो ग्लूटरेट है, जब इसमें से एक कार्बन निकल जाएगा और कार्बन हाइड्रोजन्स भी निकलेंगे और NaDH2 बन जाएगा, तो ये अल्फ़ा कीटो ग्लूटरेट 5 कार्बन कंपाउंड इज़ कन्वर्टेड इनटू सक्सिनेट विच इज़ 4 कार्बन कंपाउंड। जब ये कन्वर्जन हो रही होती है तो बल्कि सक्सिनेट जो है ना उसके बनने से पहले सक्सिनाइल कोए बनता है और उस सक्सिनाइल कोए से फिर बनता है सक्सिनेट। तो सक्सिनेट जब बनेगा इस प्रोसेस के ड्यूरिंग एक GTP का मॉलिक्यूल जो है वो टूटता है। इसके ड्यूरिंग क्या होता है, एक GTP का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन करता है, एनर्जी देता है, उस एनर्जी को यूज़ करते हुए ADP से ATP बनती है। ठीक है, तो जब ऑक्सीडेशन होती है सक्सिनेट की तो फर्दर फिर सारे स्टेप्स होते हैं। अब ये सक्सिनेट बन गया है, अब सक्सिनेट मज़ीद इसकी ऑक्सीडेशन होगी, इसमें से हाइड्रोजन्स जो हैं वो रिमूव होंगे, उनको एक और को एंजाइम पिक करेगा, FAD और FADH2 बना देगा और सक्सिनेट कन्वर्ट हो जाएगा फ्यूमरेट के अंदर। क्लियर हो गया। अब फ्यूमरेट जो है इसके अंदर जब वाटर ऐड होता है तो ये क्या बना देता है, मेलेट बना देता है विच इज़ आल्सो अ 4 कार्बन कंपाउंड। और जो मेलेट है इसकी मज़ीद फिर ऑक्सीडेशन होगी मेलेट की, इसमें से हाइड्रोजन आयंस रिमूव होंगे और क्या होगा, मेलेट कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर। यहाँ पर ऑक्सैलो एसीटेट यहाँ पर बनेगा और ऑक्सैलो एसीटेट भी 4 कार्बन कंपाउंड है। मेलेट की डिहाइड्रोजनेशन हुई। और तीसरा, अब देखें यहाँ पर जो है वो क्रैब साइकिल में ये पहला NaDH2 बना, दूसरा बना और ये तीसरा बना है। 3 NaDH2 बने हैं क्रैब साइकिल में और एक जो है वो FADH2 बना है। तो ऑक्सैलोएसीटेट फिर से रीजनरेट होगा, ये फिर से एसिटाइल कोए के साथ मिलेगा और ये साइकिल क्या होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। जी, नेक्स्ट हमने पढ़ा कि जो FADH2 बने क्रैब साइकिल के ड्यूरिंग, या फिर जो है वो बना था हमारे पास NaDH2 बने थे। तो ये सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं, NaDH2 हो गया, FADH2 हो गया, तो ये जब ब्रेक डाउन करते हैं तो एक NaDH2 कितने ATP देता है, 3 ATP देता है और एक FADH2 कितने ATP देता है, 2 ATP देता है। अब ये ATP किस तरह देते हैं, जब ये मॉलिक्यूल्स रिलीज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को और ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं एक चेन के अंदर, उस चेन में मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने वाली कैरियर्स प्रोटीन्स होती हैं, तो इस चेन को हम कहते हैं ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, अभी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है ये माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर प्रेजेंट होती है। इस ETC को हम पढ़ते हैं कि इस ETC के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है हमारे पास। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जो है वो कोएंजाइम Q होता है, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स होते हैं। अब साइटोक्रोम B भी होता है, C होता है और साइटोक्रोम A3 होते हैं और ये सारे जो है वो कैरियर प्रोटीन्स हैं जो कि क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। जब एक NaDH2 जो है वो ब्रेक डाउन जब करता है एक NaDH2, तो ये क्या बनाता है, ये NAD पॉजिटिव बनाएगा, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ करेगा, हाइड्रोजन रिलीज़ करेगा। ठीक है, ये तो इस ड्यूरिंग क्या होगा, ये एनर्जी रिलीज़ होगी। इस ड्यूरिंग क्या होता है कि एक ADP कंबाइन करता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ, पहला मॉलिक्यूल ATP का बनता है। अभी जो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किए हैं NaDH2 ने, इनको कोएंजाइम Q जो है वो पिक कर लेगा। मतलब कोएंजाइम जो Q है इसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए हैं, इसकी रिडक्शन हो गई है। इससे क्या हो गई है,
रिडक्शन हो गई है। और कोएंजाइम क्यू से इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे साइटोक्रोम बी के पास, ठीक है। साइटोक्रोम बी की अब जो हुई है वो रिडक्शन हुई है, और किसने की है, कोएंजाइम क्यू ने की है। अब कोएंजाइम क्यू की ऑक्सीडेशन हुई, इसके इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन इसने मूव करवाए हैं साइटोक्रोम बी को। अब साइटोक्रोम जो बी है वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराएगा साइटोक्रोम सी के पास। जब बी से सी मूवमेंट होगी हाइड्रोजन आइंस एंड इलेक्ट्रॉन्स की, तो उसको हम क्या कहेंगे, इस ड्यूरिंग भी सेकेंड मॉलिक्यूल जो है वो एटीपी का रीजनरेट हो जाएगा। फिर साइटोक्रोम सी से साइटोक्रोम A3 और A3 के पास इलेक्ट्रॉन जाते हैं, और जब A3 से जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करते हैं इस मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के पास, हाइड्रोजन इसके साथ ऐड होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं, तो थर्ड मॉलिक्यूल ATP का जनरेट होता है। तो एक NADPH2 इस तरह हमें 3 मॉलिक्यूल दे रहा है ATP के। फर्स्ट ये मॉलिक्यूल हो गया, सेकंड मॉलिक्यूल ये हो गया, और थर्ड ATP का मॉलिक्यूल ये हो गया। क्लियर हो गया। और आपका क्वेश्चन आता है कि विच इज़ द फाइनल एक्सेप्टर ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स। मूविंग इलेक्ट्रॉन का फाइनल एक्सेप्टर कौन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। और फाइनली यहाँ पे बनता क्या है, फाइनली यहाँ पर वाटर बनता है। ये तो था एक NaDH2 3 मॉलिक्यूल कैसे दे रहा है। अब आप देखें कि यहाँ पर NaDH2 पहले हाई एनर्जी पे है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स देगा तो इनकी एनर्जी क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी, ठीक है। अब FeDH2 किस तरह 2 ATP देता है। FeDH2 अपने इलेक्ट्रॉन देगा और हाइड्रोजन कोएंजाइम Q को दे रहा है, देखें यहाँ पर। फिर जो है बी के पास जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, बी से सी के पास जाएंगे, तो पहला FeDH का ATP बनेगा। इस तरह जब जो है वो यहाँ से मूव करते हुए A3 से ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऑक्सीजन के पास, और उस वक्त जो है वो सेकंड ATP का मॉलिक्यूल बनेगा। इस तरह जो है एक FeDH2 2 ATP के मॉलिक्यूल देता है।